So here I am with very new and the most important topic in this series of law we are doing. This is the Specific Relief Act 1963, and from today onwards we are starting this series of this act. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसकी कोई भी आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, एग्जाम में आता है। प्लस बहुत ही छोटा एक्ट है ये हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको कॉन्टिन्यूटी बना के रखेंगे तो आई होप इन जस्ट 10 to 15 डेज आप अपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ऑन फिंगर टिप्स याद कर लेंगे, राइट। एंड आई एश्योर यू, जिस तरीके से आप मेरे अकॉर्डिंग चलते रहे, आपके मार्क्स कहीं से भी कट नहीं होंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम, राइट। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारा क्या कहता है, जिस भी बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जानना बहुत इजी हो जाएगा। तो बेटर है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेट करके चलते रहेंगे। अब बात करते हैं आज स्पेसिफिक रिलीफ की जस्ट इंट्रो। आज सिर्फ आप ये समझिए कि ये एक्ट होता क्या है और इसका यूज हमें कब पड़ता है, राइट। सो आपने एक मैगजीन जरूर सुना होगा और वो पहले भी मैंने करवाया है, उबी जस इबी रेमेडियम। ये मैगजीन सबने सुना है, उबी जस इबी रेमेडियम। दैट इज वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पर भी आपका कोई राइट है वहां पर आपके लिए एक रेमेडी भी है। ओके, मींस जहां आपका राइट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आपने अपने राइट को यूज नहीं किया है या आपके राइट को किसी ने दबा दिया है, तो आपके पास उसके लिए एक रेमेडी जरूर है। The need for this act arised due to because there are certain injuries which cannot be fulfilled. बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनको आप मनी से कंपनसेट नहीं कर सकते। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, अगर कोई एक्ट फुलफिल नहीं होता है तो आप उसकी इन कंपनसेशन मनी पे कर देते हैं ना, कंपनसेट कर देते हैं या उसको थ्रू मनी ये कर देते हैं, ये ले भाई तेरे को इसके नाम के पैसे दे देता हूँ, मेरे को छोड़ दे, मेरे को बख्श दे। बट certain injuries are there which cannot be fulfilled in terms of money or in monetary terms. इंजरीज को आप मनी के थ्रू फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिंपल लेके चलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच होती है। ब्रीच मींस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, या कोई भी पार्टी की तरफ से एक मिस्टेक हो जाए तो वहां पर ब्रीच हो गई। और जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो वहां पर क्या होता है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो एक्टिव पार्टी को कंपनसेशन देती है, ठीक है। जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उस पार्टी को कंपनसेशन दी जाती है। बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है, अगर यहाँ पर कोई ब्रीच होती है तो यहाँ पर उसी कॉन्ट्रैक्ट को कराने के लिए मजबूर किया जाता है। आपको सेम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ेगा। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितना हो सकेगा आपके ऊपर ये कंडीशन रहेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कीजिए। और ये कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, अगर ऐसी कंडीशंस हैं कि आप उसको फुलफिल कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे, तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मीन्स ये कंप्लीट इन इटसेल्फ नहीं है, सो इट इज नॉट कंप्लीट। द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर आपको इसका फीचर जानना हो तो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट। मीन्स आप इसको कंप्लीट एक्ट नहीं मानते हैं, इसमें सर्टेन एडिशंस हो सकती हैं, इट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ। मेनली इसमें एक प्रोसीजर बताया जाता है, एक प्रोसेस बताया जाता है जिसके थ्रू आप अपना एक्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाएंगे, राइट। ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ना कि सब्सटेंसिव लॉ। एंड इट इज यूज्ड फॉर ग्रांटिंग द रिलीफ। प्रोसीजर में आप क्या फॉलो करते हो, कौन सा प्रोसेस, टू ग्रांट रिलीफ। देन अमेंडमेंट मेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट। अभी अमेंडमेंट जो हुई है इस एक्ट में कब हुई है, ये सब मैं आपको एक फीचर्स बता रही हूँ ओवरऑल। अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें अमेंडमेंट हुई थी और अमेंडमेंट हुई है 2018 में,
ओल्ड हमारा 1963 है, अमेंडमेंट्स कुछ आई हैं, वो हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे इन ईच सेक्शन। मेजर अमेंडमेंट्स आपको ये याद में रखनी है कि पहले क्या था, अगर कोई पार्टी है राइट, वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती, बाय चांस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए है, बी है, ए ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती, तो उससे कंपनसेशन या डैमेजेस इंपोज हो जाते थे। ठीक है, आप उस पे क्या कर देते थे, कंपनसेशन या डैमेजेस का चार्ज लगा देते थे कि पैसा दीजिए बाय कोर्ट। बट अब क्या है, कोई पार्टी अगर अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है तो कोर्ट उसे स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाती है। ये मैंने यहाँ पे बताया था फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, तो ये अब थ्रू 2018 अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज स्पेसिफिकली यू हैव टू परफॉर्म सम कंडीशंस, परफॉर्म करवा सकती है और आपको वो करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप वही पार्ट नहीं कर सकते, भाई मैं ये नहीं करता, देन 2018 में एक और चीज आई, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, कि इसके बदले में आप दूसरी परफॉर्मेंस कीजिए। ओके, सपोज कीजिए ए एंड बी, हम इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए एंड बी पार्टी है, ए कॉन्ट्रैक्ट करती है बी के साथ, बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती, तो ए क्या करती है, ए बाय नोटिस एक नोटिस देती है, नोटिस इसमें जरूर आएगा, नोटिस देंगे बी को। ठीक है, बी को क्या नोटिस दिया जाएगा कि आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया। अब ए सी पार्टी से अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाएगा, सी बी को अब नोटिस में देना पड़ेगा कि ठीक है मेरे से ये नहीं हो रहा स्पेसिफिकली, मैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस मींस थ्रू सी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा। राइट, तो ये एक स्पेसिफिक रिलीफ ने बहुत अच्छी रेमेडी दी है टू दोज पर्संस जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होने से अफेक्ट होते हैं। राइट, सो बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होती है इज अ रेमेडी बाय विच अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंपेल किया गया है टू डू और ओमिट द वेरी एक्ट्स विच ही हैज अंडरटेकन टू डू, या तो आप कीजिए या उन वर्क जो आपको नहीं करने हैं उनको बिल्कुल ना कीजिए। इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको वो सारे एसेंशियल्स करने पड़ेंगे। अगर वो एनफोर्सिएबल है मीन्स कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो, अगर वो वैलिड है एनफोर्सिएबल है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट मस्ट बी सफिशिएंटली डेफिनेट एंड सर्टेन। All right, so it is a remedy which aims at exact fulfillment of an obligation for the specific performance of the contract. अब बच्चे बात आती है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि सिविल लॉ है, ये हमारा सिविल लॉ भी कहलाया जाता है, एंड प्लस दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम सेवन सिस्टर्स रेमेडी भी बोलते हैं। ये अपना याद रखिएगा टिप्स पे, सेवन सिस्टर रेमेडी किस एक्ट को कहा गया है आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेवन सिस्टर रेमेडी इसको क्यों बोला गया है, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए क्या, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसको एक्चुअली 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, आप ऐसे टेबल बना लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो फर्स्ट पार्ट इसके बोला गया है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। राइट, फर्स्ट पार्ट में रखा गया है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देन सेकंड इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड पार्ट है रेक्टिफिकेशन। इन्हीं पार्ट्स को हम मेजरली इस एक्ट में डिस्कस करेंगे। राइट, वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग। आप नंबर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, सेक्शन वाइज, और हर सेक्शन को हमने डिटेल में समझना है। फोर्थ इज रिसिशन, फिफ्थ इज कैंसिलेशन, देन इज डेक्लेरेटरी डिक्रीज। ये सब आपको रिलीफ या रेमेडीज थ्रू दिस स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड की गई हैं। एंड द लास्ट वन इज इंजंक्शन। ओके, तो इनको डिवाइड भी किया गया। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में आपके सेक्शन 5 to 8 आएंगे जो हम करने वाले हैं, अपने नोट बना लीजिएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉम 9 to 25। रेक्टिफिकेशन में सिर्फ सेक्शन 26 आता है, रिसीशन में 27 to 30, कैंसिलेशन में 31 to 33, देन डेक्लेरेटरी डिक्रीज 34 to 35, 34 and 35 लिख लीजिए, एंड इंजंक्शन रेस्ट दैट इज 36 to 42। टोटल देयर आर 42 सेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और इनको इस 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए इसका नाम है सेवन सिस्टर रेमेडी एक्ट। ऑल राइट बच्चे, तो हम मेजरली इसमें यही पढ़ने वाले हैं, जैसे इंजंक्शन क्या होती है,
डेक्लेरेटरी डिक्री हम कब प्रोड्यूस करेंगे, रेक्टिफिकेशन क्या होगा। सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सेक्शन, दिस एक्ट जो रहेंगे और जो हम अपनी थ्रू सेशंस कवर करने वाले हैं वो ये होंगे कि रेमेडीज कौन सी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो कौन से हैं जिनको हम स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हैं, भाई इनमें आपको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, भाई ये स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड नहीं हो सकते। डेक्लेरेटरी डिक्रीज क्या होती हैं, टेम्पररी, मैंडेटरी, परपेचुअल इंजंक्शन ये क्या होती हैं। देन वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज इंजंक्शन। सेक्शन 6 में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 एंड 8। these are very very important topics that we are going to do। जुडिशरी में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं एंड अदर जुडिशियल मेंबर्स जो भी देख रहे हैं इस सेशन को, जो भी फॉलो कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज कीप फॉलोइंग दिस सीरीज। नाउ द लास्ट थिंग रिमेनिंग इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मेन मोटिव क्या है, क्यों इस एक्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया, द फर्स्ट थिंग इज इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फेयरनेस, जिसको आप एक वर्ड में बोलो फेयरनेस लाने के लिए, एक पार्टी अपना पार्ट कर दे और दूसरी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म ना करे तो ये तो एक सरासर अन्याय हुआ ना दो पार्टीज के बीच में। एक पार्टी तो बिल्कुल आपने उसके साथ घोर अन्याय किया है कि वो अपना काम उसने कर दिया, प्लस में जो रिटर्न में उसे मिलना चाहिए था उसे वो भी नहीं मिला। सो देयर इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दैट feelings of that party। Next is it is based on the 9th report of law commission। लॉ कमीशन की जो हमारी 9th रिपोर्ट थी ये उस पर बेस्ड है, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट फॉलो करता है। देन वन थिंग एज आई सेड इट इज अ सिविल लॉ, सो इट्स अ सप्लीमेंट टू सीपीसी। हमने सीपीसी कवर किया है सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये उसी का ही सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मींस इट एड्स दैट कोड, जो भी उसमें कमियां या जो भी उसमें पार्ट्स रह गए उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फुलफिल करता है। देन देर इज इट्स इन 1963 आया, बट 2018 में जो हमें मेजर अमेंडमेंट चाहिए थी सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस की, वो आई। ओके अब बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को आप कैसे डिटेल में बताएंगे, तो आपने सिंपल बोलना है कि देखिए हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हो सकती है, या तो पार्टी परफॉर्मेंस कर दे तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है, दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम किया और गई घर। या फिर ये हो सकता है कि नॉन परफॉर्मेंस हो जाए, मीन्स वो परफॉर्म ही ना करे अपना पार्ट। अगर नॉन परफॉर्मेंस हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीच हो गया, भाई ये तो ब्रीच कर दिया ना आपने कॉन्ट्रैक्ट का। और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रेमेडी तो मिलनी ही चाहिए। ब्रीच से एक रेमेडी या एक हेल्प तो किसी को मिले, किसी को सेटिस्फैक्शन तो मिले। अब रेमेडी क्या होती हैं, दो हो सकती है, या तो उनको मोनेटरी टर्म एज आई सेड मनी, यहाँ पे कंपनसेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू उनको कंपनसेशन मिल जाए, डैमेजेस जिसको हम बोलते हैं, डैमेजेस फुलफिल हो जाए। या फिर दूसरी चीज हो सकती है थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ब्रीच के टाइम पर ही एग्जिस्टेंस में आया और ये एक रेमेडी प्रोवाइड करने का साधन है, एक जरिया है जिससे आप पार्टीज को रेमेडी दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। सो दैट इज वन थिंग इज थ्रू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप डैमेजेस करिए, वन थिंग इज अदर इज सॉरी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्या होंगी दो बातें, या तो स्पेसिफिकली परफॉर्म करो या सब्सटीट्यूटेड परफॉर्म करो। ठीक है, या तो आपको ही वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, या आपसे ये नहीं हो रही है तो गो फॉर सब्सटीट्यूशन, उसके बदले में कुछ दो, पर करना तो पड़ेगा ही। दैट्स व्हाट आवर इक्विटी आल्सो सेज, right बच्चे। so I hope in today's session you completely understood what is specific relief act और आपको एक अच्छे से आइडिया मिल गया है कि अब हम क्या एक्ट, कौन सा एक्ट करने वाले हैं, उसका बेस क्या है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्या ऑब्जेक्टिव है और इसकी नीड कब हमें फील हुई। with this session is over and stay tuned with the coming session and continue your studies with me and specific relief act को आप मेरे थ्रू ही पढ़ेंगे, तो you are going to get very good marks and achieve success definitely। thank you।